देखिए, आप लोगों को दिया गया था कि एक घनाभाकार पानी की टंकी जिसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर। आपने कहा सर लंबाई का मान मिल गया हमें कितना, 10 मीटर। सर इसकी चौड़ाई है 5 मीटर। आप कहोगे सर चौड़ाई का मान मिल गया 5 मीटर। और सर ऊंचाई का मान हमें मिल गया है कितना, 4 मीटर। आपने कहा सर ऊंचाई का मान हमें मिल गया है 4 मीटर। पूछा गया है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। आपसे पूछा गया है कि बताइए इसके अंदर कितने लीटर पानी आ सकता है। तो यानी कि आप कहोगे सर पानी आ सकता है, यानी कि इसकी धारिता सर पूछी जा रही है। धारिता और आयतन का। अजय सोनी के नाम से बच्चे को क्या आप प्रॉब्लम है, ये जब स्क्रीन से नहीं क्लास दिखाई दे स्टार्ट रही हुई है सर। तब से। बच्चे आप क्लास को कट करके रिज्वाइन कर लो, इस तरीके से तो आप पढ़ ही नहीं सर पाओगे। अगर आप यही बोलते रहोगे सर आवाज नहीं आ रही है सर। सर अब आपकी बताओ फोन इसमें नहीं क्या कर दिखाई दे सकते हैं रही बच्चे, सर। ये बताओ आप। सर अभी अभी बाकी सभी करिए बच्चों सर। को दिखाई दे रहा है ना सब कुछ, एक बार वाई टाइप करो जरा, हम चैट सेक्शन ऑन कर दे रहे हैं। एक सेकंड रुकिए। अगर आप सभी को सारी स्क्रीन क्लियर क्लियर दिखाई दे रही है, आवाज भी सुनाई दे रही है, तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो। देखो सभी बच्चों को समाज आवाज भी जा रही है और बच्चों को स्क्रीन भी क्लियर दिखाई दे रही है। और अगर आप ऐसे करते रहोगे तो देखो हम आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे और फिर हम आपको क्लास के अंदर एंट्री नहीं देंगे। बच्चे पढ़ा रहे हैं हम आपको, आपको आवाज तो आ रही है ना बच्चे? ये बताओ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर स्क्रीन तो क्लियर दिख रही है सर, आपकी अरे फोटो नहीं बच्चे दिख फोटो रही सर। देखकर क्या करोगे आप, ये बताओ। आपको स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब बताओ नहीं दिखाई दे रही तो फोटो बच्चे क्या कर पाएंगे हम। आप एक बार क्लास को कट करके फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। इस तरीके से तो पढ़ा नहीं पाएंगे ना। सर आवाज तो आ रही सर, आपकी फोटो नहीं दिखाई दे रही सर। इस तरीके से बताओ पढ़ा पाएंगे क्या? अगर आप बीच बीच में बार बार बोलते रहोगे तो आप खुद ही बताओ पढ़ा पाएंगे क्या हम? बताइए। जब से आपने क्लास ज्वाइन की है, जब से आपने 3 4 बार यही चीज बोल दी है, कभी आप बोल रहे हो कि सर आवाज नहीं आ रही है, कभी आप कह रहे हो कि स्क्रीन नहीं आ रहा है, इस तरीके से कैसे पढ़ा पाएंगे हम, बताइए आप। चलो आप ही बताओ कि कैसे पढ़ाएंगे फिर हम। देखो आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है ना जहां पर हम लिख रहे हैं, और आपको आवाज भी आ रही है। तो देखो अगर आपको फोटो नहीं भी दिखाई दे रहा है तो उसके बिना आपका काम चल जाएगा बच्चे, हमारे ही तो फोटो नहीं दिखाई दे रहा है आपको। देखिए, आपको दिया गया है कि एक घनाभाकार टंकी है। इस टंकी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। आपने कहा सर लंबाई का मान हमें मिल गया है कितना, 10 मीटर। फिर आपको टंकी की चौड़ाई का मान कितना दिया गया है, 5 मीटर। आपने कहा ठीक है सर, हमें टंकी की चौड़ाई का मान दिया गया है 5 मीटर। और सर हमें टंकी की गहराई यानी कि ऊंचाई का मान कितना दिया गया है, 4 मीटर। आपने कहा सर ये 4 मीटर दिया गया है। पूछा गया है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। लास्ट क्लास में इस तरीके का एक सवाल बताया गया था आपको कि आपसे पूछा गया इसके अंदर कितना लीटर पानी आ सकता है, यानी कि धारिता की बात की जा रही है। और धारिता और आयतन एक दूसरे के साथ संबंध में होते हैं। यानी कि आप इसका आयतन बता दो कितना होगा, तो धारिता भी पता लग जाएगी। आपने कहा सर जो आयतन होगा वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चलिए सभी का मान भर देते हैं। आपने कहा सर लंबाई का मान तो 10 मीटर है, चौड़ाई का मान कितना है, 5 मीटर है, और ऊंचाई का मान कितना है, आपका सर 4 मीटर है। जब आप इनको हल करोगे तो कितना आ गया आपके पास में, 5 गुणा 10 कितना हो गया, 50। 50 गुणा 4 कितना हो गया, 200। आप कहोगे सर जो इसका आयतन आ गया है वो आ गया है 200। और आप जानते हो कि आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है। आपको किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है। तो आप कहोगे सर 200 मीटर क्यूब। पर सर हमसे इसका आयतन नहीं पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि आप इसकी धारिता बताइए, यानी कि इसके अंदर कितना लीटर पानी आ सकता है। तो आप कहोगे सर 1 मीटर क्यूब के अंदर हमें दिया गया है कि सर 1000 लीटर पानी आ सकता है। तो 200 मीटर क्यूब के अंदर कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 200 मीटर क्यूब के अंदर आ जाएगा 200 गुणा 1000। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, सर ये हो जाएगा हमारे पास में 2 लाख लीटर। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 लाख लीटर पानी इस टंकी के अंदर आ सकता है। ठीक है। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो पहले तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप जल्दी से वाई टाइप कीजिए। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कीजिए। या फिर डाउट है तो कहीं पर वो अपना माइक ओपन करके भी बोल सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है कि समझ में नहीं आया है। ठीक है। चलिए, अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप सभी वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। आ गया है ना सभी को समझ में? ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। आज सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे, ये तो हमें आंसर पता लग गया कि ऑप्शन सी सही है। आज से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज हम पढ़ेंगे बेलन के आयतन के बारे में, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, कि बेलन के आयतन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, देखिए कि आप जानते हो कि बेलन का आयतन क्या होता है। आपने आयतन के बारे में सब कुछ पढ़ रखा है कि सर बेलन का जो आयतन होगा वो बेलन द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है।
यही परिभाषा हम लास्ट में पढ़कर आए थे कि हमसे पूछा जाए कि बताइए घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन घनाभ द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है, घन का आयतन घन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। तो सर हमारा डेफिनेशन से तो काम नहीं चलता, परिभाषा से काम नहीं चलेगा, मैथमेटिक्स के अंदर तो हमें सूत्र चाहिए। तो आपने कहा सर जो बेलन का आयतन होगा, तो वो आपने अभी एक सूत्र याद कराया था आपको हमने, कि हमारे पास में जो भी, देखो इसका भी आधार क्या है, एक वृत्त है, यानी कि इसका जो नीचे और ऊपर के दोनों आधार हैं वो दोनों ही वृत्त है। जैसे कि आपका घनाभ होता है, जैसे कि आपका कमरा एक घनाभ है, आपको भी सर जो फर्श नीचे है वैसे ही छत ऊपर है, यानी कि इसका आधार और जो इसका टॉप होता है, यानी कि जो इसका, अगर हम बात करें फर्श की और अगर बात करें छत की, यानी कि सर जो हमारा आधार है और जो हमारी छत है वो दोनों एक जैसे हैं। ऐसे ही सर यहाँ पर भी है, ऐसे ही घन में होता है। तो जिनमें नीचे का बेस यानी कि आधार और ऊपर का टॉप यानी कि छत एक जैसी होती है, उनमें आयतन का एक ही सूत्र होता है, क्या सर, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आप देखो कि आपसे पूछा गया इस बेलन का बताइए, तो आप कहोगे सर जो बेलन का आयतन होगा वो बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा बेलन की ऊंचाई होगा। अब हम जानते हैं कि जो बेलन का आधार होता है, जो बेलन का आधार होता है वो एक वृत्त होता है, और उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर है। तो आप कहोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हमने वृत्त वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है बच्चे हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर। तो हमने कहा सर जो इसके आधार का क्षेत्रफल हो गया है, वो तो पाई आर स्क्वायर हो गया है, गुणा, अगर हम इन दोनों आधार के बीच की लंबवत दूरी h मान ले, तो आप कहोगे कि सर जो बेलन का आयतन हो गया है वो हो गया है पाई आर स्क्वायर गुणा एच, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चे, इतना सभी को समझ में आ गया कि जो बेलन का आयतन होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होगा। और अगर हमारे पास में आर की यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई, अगर दोनों का मान हमारे पास में सेंटीमीटर में होगा, तो आप कहोगे सर आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और अगर हमारे पास में त्रिज्या और ऊंचाई का मान मीटर में होगा, तो आप कहोगे सर हमारा आयतन मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि आयतन की इकाई क्या होती है, घन मात्रक के साथ लिखा जाता है, यानी कि मीटर क्यूब में लिखा जाता है। चलिए, इतना सभी को क्लियर हो गया है। तो बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर सब कुछ लिखा हो गया है कि जो बेलन का आयतन होता है वो आप कहोगे सर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी कि पाई आर स्क्वायर गुणा एच होता है। और जो हमारे पास में हमेशा किस में लिखा जाता है, यानी कि आप कहोगे जो आयतन होता है वो हमेशा घन मात्रक के साथ लिखा जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास में आर और एच का मान अगर सेंटीमीटर में है, तो आप कहोगे सर हमारा आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और अगर हमारा आर और एच का मान मीटर में है, तो आयतन हमारा मीटर क्यूब में आएगा। इतना हम और रिवाइज करा देते हैं सर, पाई का मान फिक्स होता है, या तो 22/7 होता है, या फिर पाई का मान हम कहीं कहीं पर कितना लेते हैं, 3.14। वो हमारे सवाल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपको समझा दिया जाएगा। तो आपको 22/7 याद रखना है कि पाई का मान कितना होता है, 22/7, या फिर कभी कभी सवाल के अनुसार हम 3.14 भी उसको ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो सभी बच्चे इन क्वेश्चनों का जवाब देंगे। पहले तो आप बच्चे टाइप कर दीजिए कि सभी को समझ में आ गया है, सभी को सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए हम आपको एक चीज और रिवाइज करा देते हैं। देखो अब आप लोगों के लिए, आज बहुत कम बच्चे हैं क्लास के अंदर, कोई बात नहीं, जितने भी बच्चे हैं, देखिए अब आप लोगों के लिए अवंती की तरफ से मास्टर क्लासेस चलाई जाएंगी। क्या चलाई जाएंगी, आप लोगों के लिए अवंती की तरफ से मास्टर क्लासेस चलाई जाएंगी। मास्टर क्लासेस का मतलब है कि आपको क्लास 9th का रिवीजन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, आपको क्लास 9th का रिवीजन कराया जाएगा। इसीलिए देखो अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, अब आपके पेपर आने वाले हैं, तो अब आपको एनसीईआरटी की किताब से एग्जाम्स के लिए, एनसीईआरटी की किताब से आपके एग्जाम्स के लिए सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट सवाल आपके पेपर में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल आपके पेपर में आते हैं वो इंपॉर्टेंट सवाल आपको समझाए जाएंगे, कराए जाएंगे। और जो चैप्टर हैं जो ज्यादा नंबर के आते हैं, वो चैप्टर्स आपको ऐसे ही पढ़ाए जाएंगे जैसे आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो। तो आप जितने भी बच्चे क्लास के अंदर जुड़े हुए हो, वो अपने दोस्तों को भी बताना कि वो भी क्लास को ज्वाइन करना शुरू कर दे। ठीक है, कि अगर आपको गणित के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आने हैं, तो अब आपको लिए आपके एग्जाम्स यानी कि परीक्षाओं के लिए अवंती की तरफ से मास्टर क्लासेस चलाई जाएंगी। मास्टर क्लासेस का मतलब है कि अब आपको एनसीईआरटी की बुक से वो चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, एनसीईआरटी की बुक से वो चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे जो सबसे ज्यादा नंबर में पूछे जाते हैं, और उन चैप्टर्स के भी वो सवाल आपको कराए जाएंगे जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का काम है कि आप अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश करना कि वो क्लास के अंदर टाइम से आए, क्योंकि अब आपकी मास्टर क्लासेस शुरू हो रही है। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को सभी को समझ में आ गया है तो अब हम बेलन के सवाल करते हैं। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। किसी बच्चे का माइक ओपन है, प्लीज वो अपना माइक बंद कीजिए।
अजय सोनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज वो अपना माइक बंद कीजिए। ठीक है। देखिए, आप लोग हमें बताओगे कि पहला सवाल आप लोगों के सामने यही है कि बेलन से रिलेटेड, कि अगर आपको दे दिया जाए कि बेलन की त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर है, लिख लीजिए। अगर आप लोगों को दे गुड दिया जाए, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या का मान अगर आप लोगों को दे दिया जाए कि ये 5 सेंटीमीटर है, और अगर आपको बेलन की ऊंचाई का मान दे दिया जाए कि बेलन की ऊंचाई हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है, तो बताओ जरा बेलन का आयतन कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि बेलन का आयतन कितना होगा। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे कि सर बेलन का पाई का आयतन। मान यहाँ पर 2 into 2/7 लेना है, 3.14 हाँ, लेना है। देखो पाई का मान 22/7 आपको लेना है। वैसे तो ये सवालों के अंदर भी समझा देंगे आपको 22/7 कैसे लेना है। ठीक है। और हमें याद करने के लिए बोला है कि आप याद कर लो कि पाई का मान 3.14 भी होता है, ये भी समझाएंगे कि आप कैसे लेते हो। ठीक है। अभी तो आपको इस सवाल के अंदर पाई का मान कितना लेना है, 22/7 लेना है। ठीक है। चलिए, आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए। सभी बच्चे इस सवाल को जल्दी से हल करेंगे। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया चैट सेक्शन में। सभी बच्चों को चैट सेक्शन में ही आंसर करना है, आप पोल सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए। एक बच्चे का आंसर आ भी गया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से भेजिए। चलिए, अब काफी सारे बच्चों का आंसर आने लगा है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन में लिखकर भेज दीजिए। चलिए, अब हम लोगों को समझा देते हैं, क्योंकि देखो, एक बच्चा है साहिल नाम है शायद उनका, और एक बच्चा और है। ठीक है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पे, बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कुछ करना भी नहीं था आपको। आपको बेलन की त्रिज्या का मान दे दिया गया है कितना, आपको कहोगे सर 5 सेंटीमीटर। हमें बेलन की ऊंचाई का मान दे दिया गया है कितना, 7 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया बेलन का आयतन बताइए कितना होगा। तो आप जानते हो कि बेलन के आयतन का एक सूत्र होता है। क्या होता है आपके पास में, बेलन के आयतन का एक सूत्र होता है। चलिए देखिए, आप लिखोगे सर जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन, सर इसका एक सूत्र होता है, और सूत्र क्या होता है हमारे पास में, इसका सूत्र होता है बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है हमारे पास में, आपका होगा सर πr²h। अभी दिव्या के नाम से एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज अभी आप लेट आए हो, तो आज हम बेलन के आयतन के बारे में पढ़ रहे हैं। आप ये सूत्र अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से लिखिए कि जो बेलन का आयतन होता है वो होता है πr²h। क्या होता है बेलन का आयतन, πr²h। पहला ही सवाल करा रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो आप प्लीज अपने आप को मतलब क्लास के अंदर थोड़ा सा मेंटेन कीजिए कि बेलन के आयतन का सूत्र कितना होता है, πr²h। आप इसको अपनी कॉपी के अंदर लिखिए, और स्क्रीन पर एक सवाल लिखा गया है, इसको हम समझाते हैं, इसके अंदर समझना कि कैसे आप बेलन के आयतन को निकालते हैं। पहला ही सवाल है, देखिए, आपने कहा सर बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²। चलिए सभी का मान भर देते हैं। सर पाई का मान 22/7, फिर लिखा है r²। r² का मतलब क्या होता है कि आपने लिखा सर r², यानी कि 5 है त्रिज्या, यानी कि आपने लिखा 5 × 5 गुणा, सर एच का मान हमें कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, हमने सर एच का मान 7 रख दिया। जब आप इसको हल करोगे तो 7 से आपका 7 कट गया, यानी कि सर आंसर आ गया 22 × 5 × 5। और आप जानते हो 22 पंजे कितने होता है, 110। और जब आप 110 की गुणा 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 550। और आपको देखिए क्या चीज दी गई थी, आप कहोगे सर हमें त्रिज्या का मान भी सेंटीमीटर में दिया गया था, सर हमें ऊंचाई का मान भी सेंटीमीटर में दिया गया था। तो सर जो हमारा आयतन आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। किस में आएगा वो, सर हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। पहले तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करना। ठीक है, या फिर किसी बच्चे का डाउट है तो वो अपना माइक भी ओपन करके बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर डाउट है। और अगर सभी को समझ में आ गया तो फिर हम आप लोग आगे चलते हैं। दिव्या बच्चे, अगर आपको भी समझ में आ गया तो आप भी टाइप करना कि हाँ सर, हमारे पास तो सूत्र लिखा हुआ था, बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, और सिर्फ इसके अंदर मान भरे, पाई का मान 22/7, r² यानी कि त्रिज्या का मान r×r यानी कि 5 × 5, और गुणा h यानी कि h का मान हमें दिया गया 7। तो 7 से 7 कट गया, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास में 22 × 5 × 5। 22 पंजे 110 होते हैं, 110 की गुणा जब आप 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 550। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। सर हाँ बच्चे बच्चे प्लीज माइक ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिख कर बता सकते हो। चलिए देखिए, आप लोगों के सामने दूसरा सवाल ये है
आप लोगों के सामने दूसरा सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 2, कि इस बार आपको क्या दे दिया गया है? इस बार आपको आयतन दे दिया गया है, कि जो आयतन है बेलन का, जो बेलन का आयतन है, वो आप लोगों को दिया गया है कि बेलन का आयतन दिया गया है 704 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बेलन का आयतन कितना दिया गया है? 704 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको बेलन की ऊंचाई दी गई है, कि सर बेलन, चलो लिख ही देते हैं थोड़ा सा और, कि बेलन की ऊंचाई कितनी है। सॉरी, ये रहा, बेलन की ऊंचाई का मान दिया गया आपको। बेलन की ऊंचाई का मान आपको दिया गया है, कितना है सर? ये हमारे पास में 14 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा गया, बताइए बेलन की त्रिज्या का मान कितना होगा। चलिए, और आप लोगों से पूछा गया कि बताइए बेलन की त्रिज्या का मान कितना होगा। अब ये दूसरा सवाल आप लोगों के सामने, आप सभी बच्चे इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजेंगे। जिस जिसका हल होता है, सॉरी, जिस जिसका हल होता रहेगा वो अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजता रहेगा बच्चा। देखिए, आप लोगों को दिया गया है कि जो बेलन का आयतन है वो 704 यानी कि 704 सेंटीमीटर क्यूब है। और आप लोगों को दिया गया है कि जो बेलन की ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है। और फिर आप लोगों से पूछा गया है कि आप बताइए इस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर निकालिए। ठीक है, ठीक है बच्चे। अच्छा, एक बात बताइए, जो सूरज सिंह जिनका नाम साहिल है, उन्होंने क्या ऋषभ सिंह का कॉपी पेस्ट किया है क्या आंसर? कि जो उन्होंने लिख कर भेजा उसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया है? जो गलती उनके आंसर में, वही गलती उनके आंसर में थी। चलिए, बाकी बच्चे भी अपना आंसर लिख कर भेजिए। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का आंसर आ गया है। और अब हम आप लोगों को समझा देते हैं कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखिए, इसे बच्चे सामने देखेंगे। देखो, बहुत ही आसान था कि आपको बेलन का आयतन दिया गया था। आपने कहा ठीक है सर, 704 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। बेलन की ऊंचाई दी गई है, आपको भी सर ठीक है 14 सेंटीमीटर दी गई है। आपसे त्रिज्या के बारे में पूछा गया, आपको भी सर बेलन का आयतन दिया गया है, तो बेलन के आयतन का ही सूत्र लगा सकते हैं। आपने कहा सर जो बेलन का आयतन होता है इसका एक सूत्र होता है, कि जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन कितना होता है बच्चे? वो होता है मेरे पास में, सर इसका मान तो दिया गया है 704 सेंटीमीटर क्यूब, और सर जो बेलन का आयतन होता है सर वो होता है पाई आर स्क्वेयर एच। और इसका मान कितना दे दिया गया हमें? 704 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे, सर पाई का मान तो होता है 22/7। सर त्रिज्या का मान हमसे पूछा गया है तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। और सर ऊंचाई का मान हमें 14 दिया गया है। तो जब हम इसको हल करेंगे, सर जिसका मान पूछा गया है आर स्क्वेयर, वो तो हमारा इधर ही रहेगा, बाकी सभी भिन्न दूसरी तरफ चली जाएंगे। जैसे कि आप जहाँ देख पा रहे हैं 22/7 है, तो दूसरी तरफ आने पे कितना हो जाएगा? 7/22 हो जाएगा, गुणा, आप देख पा रहे हो कि यहाँ 14/1 है, तो दूसरी तरफ आ गया कितना हो जाएगा? 1/14। और जब आप इसको हल करोगे, तो देखो ये 7 से कटेगा पहले 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर आपने इसको 2 से काटा, चलो इसको 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, बचा हमारे पास में कितना? 1 0, 2 पंजे 10, सर बच के 2, 2 दूनी 4। सर हमारे पास में आ गया 352/22। सर आर स्क्वायर का मान आ गया है 352/22। सर इसको और काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिक 72, 2 छिक 12। तो आपने कहा सर ये 2 से कट गया, यानी कि सर आर स्क्वायर का मान आ गया है 176/11। सर 11 से काट देते हैं, 11 एकम 11, 11 छिक 66। आपने कहा सर आर स्क्वायर का मान आ गया है 16। और आप जानते हो कि 16 किसका वर्ग होता है? जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में, 16 किसका वर्ग होता है? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि 16 किसका वर्ग होता है।
ठीक है। तो आप ये जानते हो देखो कि सर एक का वर्ग कितना होता है, एक। सर दो का वर्ग कितना होता है, चार। तीन का वर्ग कितना होता है, नौ। चार का वर्ग कितना होता है, 16। और पांच का वर्ग कितना होता है, 25। तो आप कहोगे सर 16 तो चार का वर्ग होता है, यानी कि सर हम 16 को लिख सकते हैं चार का वर्ग। और दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर हमारे पास में सर आर का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। पहले तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप सभी बच्चे वाई टाइप करना। और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताना कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है। ठीक है, एक बच्चे हैं नरेश नाम से जिन्होंने क्लास ज्वाइन की, उनको नहीं समझ में आया। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं हम। देखिए, आपको जो सवाल दिया गया है, ठीक है बच्चे, ठीक है समझ गए हम, आपको समझ में नहीं आया है, बहुत ही आसान सवाल है। और हमें आप बता देना कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया है। देखिए, आप देख पा रहे हो कि आपको क्या चीज दी गई है। आपको एक बेलन का आयतन दे रखा है। जहां पर आपको नहीं समझ में आया करे, आप वहीं पर बोल दिया करो कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया, प्लीज एक बार फिर से बता दो। तो इतना सारा नहीं बताना पड़े बार बार, फिर आपका टाइम बच जाएगा इसमें। देखिए, आपको बेलन का आयतन दिया गया है 704 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन की ऊंचाई दी गई 14 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या पूछी गई है। वहीं आपको बेलन का आयतन दिया गया है, तो आप कहोगे सर हम बेलन के आयतन का सूत्र लगा देते हैं कि सर जो बेलन का आयतन हमें दिया गया है, हमने लिखा कि सर बेलन का आयतन हमें दिया गया है कितना, सर 704 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या कर देते हैं, बेलन के आयतन का सूत्र लगा देते हैं कि सर बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और सर इसका मान हमें दे दिया गया है 704। देखिए सभी का मान भर देते हैं, जैसे कि सर पाई का मान कितना होता है, 22/7। सर आर का मान तो हमें पता ही नहीं है, पूछा गया है, तो हमने लिखा आर स्क्वायर गुणा सर एच का मान कितना देगा, 14 सेंटीमीटर। जब आप इसको हल करोगे कि आपसे आर का मान पूछा गया है, तो आप कहोगे सर आर स्क्वायर तो इधर ही रहेगा कि आर स्क्वायर बराबर 704। देखो इधर 22/7 है, तो इधर आके 7/22 हो जाएगा। और इधर 14/1 है, तो इधर आके 1/14 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि जब भिन्न को एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ लेकर जाया जाता है तो भिन्न पलट जाती है। बस अब आपको इसको हल करना रह गया है। जब आप इसको हल करोगे, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया। दो से और काट लेते हैं इसको, दो तिया 6, दो पंजे 10, दो छिक 12। तो आप कहोगे सर आर स्क्वायर का मान कितना आ गया हमारे पास में, 356/22। पहले आप हमें पवन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, रमेश के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, वो यहीं पर बता दो कि बच्चे आपको कोई डाउट है यहाँ तक, जल्दी से। यशपाल या फिर रमेश ने नयन के नाम से जो भी बच्चे क्लास के अंदर पढ़ते हैं वो बता दीजिए हमें, और जो पवन के नाम से पढ़ते हैं वो भी बता दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया इतना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, जब आपको आर स्क्वायर का मान यहाँ पर मिल गया है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर आर स्क्वायर का मान मिल गया है, तो सर हम इसको थोड़ा सा और भाग कर देते हैं। थोड़ा सा और भाग कर देते हैं, दो से काटा, तो आपने कहा सर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। जब आपने इसको दो से काटा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया था ये कट के। ठीक है, और दो से काटा तो दो तिया 6, दो पंजे 10। तो यहाँ पे दो दूनी 4, यहाँ 352 आएगा बच्चे, 352। देखो यहाँ जब काटोगे तो यहाँ 352 आ जाएगा, 352। ठीक है, दो से काटा तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, दो छिक 12। और दाव से काटा तो 11, यानी कि सर आर स्क्वायर का मान आ गया 176/11। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कटने में गलत हो गया था। तो आप कहोगे सर आर का मान कितना आ गया, इसको 11 से काट दो, 11 एकम 11, और 11 छिक 66। आप कहोगे सर आर स्क्वायर का मान 16 आ गया है। तो आर स्क्वायर का मान 16 आ गया, तो हम जानते हैं कि ये 16 कितने का वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। तो या तो आप दोनों तरफ कंपेयर कर लो कि दोनों तरफ तुलना करने पर आर का मान कितना आ गया है, 4। या फिर आप कहोगे सर दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं। जब आप दोनों तरफ वर्गमूल लोगे, तो सर इधर तो कट जाएगा तो बचेगा आर, और इधर कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ठीक है बच्चे, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 4। कि आप दोनों तरफ तुलना करने पर कह सकते हो कि आर का मान कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों आएगा, क्योंकि सर हमारा आयतन सेंटीमीटर क्यूब में था, तो सर हमारी जो त्रिज्या आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में। तो आर का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। आप सभी को समझ में आ गया, चलिए आप सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। देखिए, अब आप लोगों के सामने, ठीक है बच्चे इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। देखिए एक बार और हम आप लोगों को बता देते हैं, से बच्चे ध्यान देंगे फिर से इस बात के ऊपर कि अब आप लोगों के पास में, अब आप लोगों की अवंती की तरफ से मास्टर रिवीजन क्लास चलाई जाएंगी। यानी कि अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अब आपकी क्लासेस कौन सी होंगी, मास्टर क्लासेस। मास्टर क्लासेस का मतलब है कि अब आपको एनसीईआरटी बुक के वो चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, यानी कि जिन चैप्टर से
पेपर के अंदर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। एक तो ये चीज हमें याद रखनी है, और दूसरा, आपको वो इंपॉर्टेंट सवाल कराए जाएंगे जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, उस टाइप के सवाल आपको कराए जाएंगे। इसलिए अब आप बच्चे, सभी बच्चे क्या करेंगे, सोमवार से यानी कि 14 फरवरी से सभी बच्चे अपने क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लिया करेंगे। 5:30 का टाइम है आपकी क्लास का। तो आप ज्वाइन करने की कोशिश क्या करो कि आप इसको 5:28 से पहले पहले 5:28 तक ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, ताकि 1-2 मिनट हम लोग क्या कर लेंगे, रिवीजन की बात पूछ ले कि लास्ट क्लास में कितना पढ़ा था, और फिर हम लोग आगे चल दे, ताकि हमारा टाइम भी खराब ना हो। और जो भी बच्चे आपकी क्लास में आते थे, अगर वो अभी नहीं आ रहे हैं, तो उनको बोलना कि अब आपकी क्लास कौन सी क्लासेस चलाई जाएंगी, मास्टर क्लासेस, जिसके अंदर आपको रिवीजन कराया जाएगा पेपरों के लिए। तो आप सभी बच्चों को अपनी तरफ से, आपके जितने भी दोस्त हैं, आप उनको बताया करो कि अब क्लासेस बदल गई हैं, क्लासेस अच्छी हो गई है, कि अभी हमें क्या करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि पेपर आने वाले हैं। तो आप उनको बोलना है कि सभी बच्चे टाइम से अपनी क्लास को ज्वाइन क्या करें। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, क्योंकि आज हमने पढ़ा है बेलन के आयतन के बारे में। तो अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, सवाल नंबर 60। ठीक है, तो अब सभी बच्चे सवाल नंबर 60 को हल करेंगे। हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और हमने 60 नंबर के सवाल को रख दिया पोल सेक्शन में। अब हम समझाते रहेंगे, जिस जिस बच्चे को समझ में आता रहेगा वो सोल्व करके अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहेंगे। देखिए, किसी मंदिर के खंभे बेलनाकार है। आप जानते हो कि जो मंदिर के अंदर खंभे होते हैं वो बेलनाकार ही होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो किसी मंदिर के खंभे बेलनाकार हैं। प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है। यानी कि आप जानते हो कि जब भी ये हमारे पास में जो खंभे होते हैं बेलनाकार, उनका जो आधार होता है वो क्या होता है, एक वृत्त होता है। और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दे दी गई है हमें, 20 सेंटीमीटर। कितनी दे दी गई है वृत्त की त्रिज्या, 20 सेंटीमीटर। और इस खंभे की ऊंचाई कितनी है, आप कहोगे सर इसकी ऊंचाई का मान दे दिया गया है हमें कितना, सर 10 मीटर। बस हमें याद रही रखना है कि यहाँ तो सेंटीमीटर में है और यहाँ पर मीटर में है। और आपको पता है कि आयतन निकालते वक्त, या फिर हमारे पास में सरफेस एरिया, यानी कि हमारे पास में अगर हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते वक्त, तो हमें दोनों ही मान एक ही इकाई में रखने पड़ते हैं, या तो सेंटीमीटर में या मीटर में। ठीक है, पूछा गया तो बताइए ऐसे 14 खंभे बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। आप जानते हो कि जो खंभे बनाए जाते हैं गोलाकार, वो एक फ्रेम लगाया जाता है लोहे का, फिर इसके अंदर मसाला भर दिया जाता है कंक्रीट का, रोड़ी बदरपुर का, फिर वो जम जाता है और फिर इसको हटा दिया जाता है। यानी कि आप कहीं ना कहीं फ्रेम के अंदर सारी चीजें भरते हो, और जहां भी चीजें भरी जाती है वहां किसकी बात होती है, आयतन की। और आप देख रहे हो सारे आंसर किसमें, मीटर क्यूब में, यानी कि आयतन में। तो आप बताइए 14 खंभों का आयतन कितना होगा। आपको बताना है कि इन 14 खंभों का आयतन कितना होगा। सिर्फ आपको किसका मान दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है जो खंभे की त्रिज्या का मान है वो 20 सेंटीमीटर है, और जो खंभों की ऊंचाई का मान है वो कितना है आपके पास में, 10 मीटर है। तो पहले तो आपको यहीं पर ध्यान देना है कि एक चीज सेंटीमीटर में और चीज मीटर में नहीं चलेगी, यानी कि आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। फिर आप एक खंभे का आयतन निकालोगे। फिर हमसे एक खंभे का आयतन नहीं पूछा, हमसे ऐसे 14 खंभों का आयतन पूछा गया है। तो अब जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो इस सवाल को हल करना शुरू करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। देखिए, आपको दिया गया है कि एक मंदिर के अंदर जितने भी खंभे हैं, वो बेलनाकार हैं, और उन बेलनाकार खंभों का जो आधार है वो 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्तीय क्षेत्र है। यानी कि जो आधार है वो वृत्त है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। पूछा गया है कि अगर उसकी ऊंचाई 10 मीटर हो, तो बताइए 14 खंभे बनाने के लिए हमें कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। हमने आपको अभी बताया कि जो खंभे बनाए जाते हैं वो एक फ्रेम के अंदर कंक्रीट मिश्रण भरने के बाद बनाए जाते हैं, यानी कि धारिता होती है। यानी कि आप यहाँ पर क्या निकालोगे, उसका आयतन निकालोगे। तो आप एक खंभे का आयतन निकालो, और उसके बाद क्या कर दीजिए, आप उसको 14 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि 14 खंभों का कितना आयतन होगा। ठीक है, सभी बच्चे अपना कैमरा बंद करके बैठेंगे। चलिए, अब जल्दी जल्दी इसको हल करते रहिए, और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहिए। चलिए, बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कर देंगे।
चलिए, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना शुरू कर दिया है। तो बाकी बचे हुए बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आकर ये 20 सेकेंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चे इसको हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कर चुके हैं। तो बाकी बचे हुए बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकेंड है। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करेंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, साहिल का आ गया है, पंकज का आ गया है। अच्छा, आप ऑप्शन भी लिख कर भेजोगे तब भी चलेगा, आप आंसर भी नहीं टाइप करोगे, ऑप्शन भी लिखोगे तब भी काम चलेगा। चलिए, बाकी बच्चे भी तो भेजिए। अभी तो कुछ बच्चे रहते हैं चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजे बिना, सही बच्चे भेजेंगे अपना आंसर। देखो, आपका सवाल गलत होगा या सही होगा, आप ये मत सोचा करो कि हल करके कॉपी पे बस बैठे हैं कि आंसर ही नहीं भेज रहे ना पोल सेक्शन में चैट सेक्शन में। बच्चे ऐसा तो पता ही नहीं लगेगा कि आप लोगों को कितना है। जब तक आप उसको हल करके अपनी तरफ से ऑप्शन नहीं भेजोगे तो कैसे पता लगेगा आपका सही हुआ या गलत हुआ है। ठीक है, ये नहीं है कि बस करके अपनी कॉपी पे रख लिया है कि सर करा देंगे तो आंसर मैच कर लेंगे, सही होगा या गलत होगा तो हमारे तक रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सही बच्चे हल करने के बाद में अपना आंसर जरूर भेजा करो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। वो तो हम बताएंगे ना आपको सही है या गलत। आप अपनी तरफ से क्यों सोच लेते हो कि गलत हुआ होगा या सही हुआ होगा। देखिए, अब सही बच्चे अपना आंसर मिलाना कि उन्होंने क्या सही किया था। देखिए, आपको दिया गया है कि जो खंबे की त्रिज्या का मान है वो है सर 20 सेंटीमीटर। हमने लिख दिया कि सर त्रिज्या का मान कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। और जो इसकी ऊंचाई का मान दिया गया है खंबे का, वो कितना दिया गया है, 10 मीटर। आपने कहा सर ऊंचाई का मान कितना मिल गया हमें, 10 मीटर। सर ऐसे कितने खंबे हैं, सर 14 खंबों का आयतन पूछा गया है। यानी कि एक खंबे का आयतन निकालेंगे, उसको 14 से गुणा कर देंगे। और आप जानते हो कि जो खंबे का आयतन होता है, सर आयतन का एक सूत्र होता है, क्योंकि खंबे कैसे हैं, बेलनाकार है। तो आप कहोगे सर आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वेयर एच। चलिए सभी का मान भर देते हैं। आप कहोगे सर पाई का मान तो 22/7 हो गया, आर स्क्वेयर सर अभी भरते हैं। अब हम भरेंगे तो सर देखो, यहाँ तो सेंटीमीटर में लिखा हुआ है सर, यहाँ मीटर में लिखा हुआ है। तो सर दोनों के तो मान तो अलग अलग है, तो हम तो नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने तो कहा था सर दोनों के एक जैसे ही मान होने चाहिए, एक ही इकाई में होनी चाहिए, या तो सेंटीमीटर में या मीटर में। तो बच्चे आप जानते हो, एक होता है हमारे पास में मीटर, एक होता है डेसीमीटर, एक होता है सेंटीमीटर, और एक होता है हमारे पास में मिलीमीटर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछने लगे, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन मीटर क्यूब में थे, तो आयतन मीटर क्यूब में निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको त्रिज्या का मान मीटर में रखना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछने लगे बताइए 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप क्या करोगे, सर हम सेंटीमीटर से मीटर में आ रहे हैं, तो सर हम दो गैप है, तो 100 से भाग कर देंगे। पर किसको भाग कर देंगे 100 से, सर 100 से हम सामने लिखे हुए नंबर को भाग कर देंगे। यानी कि हम सर 20 को भाग कर देंगे 100 से, तो सर एक जीरो से एक जीरो कट गई, और दो से कट गया 10 5 टाइम में। आप कहोगे सर 1/5 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, आप कहोगे सर 1/5 मीटर होते हैं। चलिए, यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें पता है कि त्रिज्या का मान 1/5 मीटर आएगा। यहां तक सभी को क्लियर है कि हाँ सर त्रिज्या का मान 1/5 मीटर आएगा। ठीक है, और हमें ऊंचाई का मान 10 मीटर दे रखा है। चलिए भर देते हैं। सर आर स्क्वायर का मतलब हो गया कि सर हमें 1/5 गुणा 1/5 दो बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि आर स्क्वायर है। और सर हमें एच का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो हमने 10 लिख दिया। यानी कि ये एक खंबे का आयतन आ गया है। किसका आयतन आ गया है, आप कहोगे कि सर ये जो आपने बॉक्स में लिखा है, ये एक खंबे का आयतन हो गया कि पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 1/5 गुणा 1/5 गुणा 10, क्योंकि ऊंचाई का मान है। लेकिन पर हमें सर 14 खंभों का आयतन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सर हम एक खंबे के आयतन को 14 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया है 14 खंभों का आयतन बताओ। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो सर आंसर आ गया है हमारे पास में, 14 खंभों का आयतन 22/7 गुणा 1/5 गुणा 1/5 गुणा 10 गुणा 14। जब आप इसको हल करोगे,
आपने कहा सर 7 से तो कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट गया। सर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया। यानी कि सर ऊपर तो कितना आ गया है, 22 गुणा 1 गुणा 1, कितना होता है 22 गुणा 1, 22। फिर से 22 की गुणा 1 में करोगे तो 22 हो गया। यानी कि सर ऊपर तो आ गया 22 गुणा 2 गुणा 2, और सर नीचे कितना आ गया, 1 गुणा 5, 5 होता है, 5 एकम 5 होता है, सर नीचे आ गया 5। यहां तक सभी को क्लियर है। तो आप कहोगे सर ऊपर गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, दूनी 88, सर 88/5 आ गया है। और जब हम 5 से 88 को भाग कर देंगे, जब हम 5 से 88 को भाग कर देंगे, तो सर 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, बचा 3, डेसिमल लगा के लगाए 0, 5 छंग 30, कितना आ गया हमारे पास में, आप कहोगे सर 17.6, 17.6। और आप जानते हो आयतन हमेशा मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि ये भी हमारी क्या है कि सर त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का मान मीटर में, तो आप कहोगे सर आयतन मीटर क्यूब में आएगा। अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है तो आप एक बार बच्चे वाई टाइप करना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताना। और आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, इस स्लाइड का। सभी को समझ में आ गया है? चलिए, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखो आप लोगों के सामने एक और सवाल है। इसका तो समझ में आ गया है हमारे पास में कि सर इसका आंसर कितना आएगा, 17.6 मीटर क्यूब। चलिए, अब आप लोगों के सामने सवाल है, सवाल नंबर 61। हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद। वजह आप लोगों को पता ही है चैट सेक्शन बंद करने की क्या होती है, कि आपके सामने एक सवाल दिखाया गया है, पहले सभी बच्चे इसको बैठकर पढ़ेंगे आराम से, हम समझा देते हैं, और जिस जिस बच्चे को समझ में आता रहेगा वो अपना होल सेक्शन के अंदर जाकर आंसर करता रहेगा। देखिए क्या लिखा है, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। इसको हम समझा देते हैं क्या होता है। देखिए जब आप मार्केट में जाते हो एक पेंसिल लेने, जो कि नटराज की आती है, तो आपको देखो इस तरीके की एक पेंसिल दिखती है, किसकी, रेड कलर की। फिर आप उसके अंदर एक काले कलर की चोंच देखते हो जिससे आप लिख पाते हो, कुछ इस तरह की काले कलर की एक चोंच होती है जिससे आप लिखते हो। देखो ये जो चोंच है, ये जो चोंच है, ये तो किसकी है हमारे पास में बच्चे, ये बनी हुई है हमारे पास में ग्रेफाइट की। हमने लिख दिया है, ये जो काले कलर की आपके पास में चोंच है बच्चे, ये बनी हुई है किसकी, ग्रेफाइट की। ये जो चोंच होती है जिससे आप लिखते हो, ये बच्चे बनी हुई है ग्रेफाइट की। हमने लिख दिया है कि ये किसकी चोंच है, ग्रेफाइट की। ये लिख दिया हमने, ग्रेफाइट की। और ये जो पूरी पेंसिल है जो आपको दिखाई दे रही है बच्चे, ये पूरी पेंसिल देखो ये यहाँ पे दिखाई भी दे रही है, इसके अंदर लकड़ी कितनी है। आप कहोगे सर जो हमें लकड़ी दिखाई दे रही है, सर ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी पार्ट पर हमें लकड़ी दिखाई दे रही है। यानी कि सर ये पूरी की पूरी लकड़ी की नहीं है। अगर हम देखें तो सर इसके अंदर दो सिलेंडर है। कौन कौन से दो बेलन है, यानी कि एक तो ग्रेफाइट का बेलन है, और एक ये पूरी पेंसिल बेलन है कि नहीं। अब देखो पेंसिल में और लकड़ी में फर्क होता है। आप कहोगे सर अगर हमसे पूछा जाए पेंसिल का आयतन, तो हम पूरे सिलेंडर का आयतन निकाल देंगे तो पेंसिल का आयतन आ जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए लकड़ी का आयतन, तो सर हमें पूरी पेंसिल के आयतन में से हमें इस ग्रेफाइट का आयतन घटाना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास में लकड़ी बचेगी। क्योंकि लकड़ी आपकी इधर है, इधर है, बीच में तो क्या है आपके पास में, ग्रेफाइट है। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए बच्चे, हम आपका चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताना कि आपको इतना समझ में आया कि जो लकड़ी का आयतन है, जो पेंसिल का आयतन है, और जो ग्रेफाइट का आयतन है, वो तीनों चीज अलग अलग है। जो ग्रेफाइट का आयतन है, आपको वो ग्रेफाइट के लिए हल करना पड़ेगा। जो पेंसिल का आयतन है वो पूरी पेंसिल की बात कर रहा है, और लकड़ी का आयतन किसकी बात कर रहा है, लकड़ी का आयतन बात कर रहा है कि अगर आप पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटा दोगे तो लकड़ी का आयतन बचेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात। अब देखो आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि पेंसिल का जो व्यास है, अब देखो पूरी पेंसिल का व्यास, पूरी पेंसिल का जो व्यास है बच्चे, वो आपको दिया गया है 7 mm। अब आप जानते हो हमें व्यास की जरूरत नहीं होती, हमें त्रिज्या की जरूरत होती है। तो हम कह देंगे सर पेंसिल की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 7/2 mm। सिर्फ पेंसिल की बात कर रही है। दूसरे में आपको दिया गया है कि जो ग्रेफाइट का व्यास है वो 1 mm है। आप कहोगे सर हमें ग्रेफाइट का जो व्यास दिया गया है वो 1 mm दिया गया है, तो सर हम ग्रेफाइट की त्रिज्या निकाल लेंगे, वो हो जाएगी 1/2 mm। ठीक है बच्चे, हमें पेंसिल की ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। सर जो पेंसिल की ये जो पेंसिल की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर,
सर यही ग्रेफाइट की ऊंचाई होगी, क्योंकि पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट लगा होता है दोनों बराबर ऊंचाई के होते हैं। आपने कहा सर ग्रेफाइट की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। एक तो आपसे पूछा गया है कि बताइए इस ग्रेफाइट का आयतन कितना होगा, और लकड़ी का आयतन बताइए, पेंसिल का नहीं पूछा गया, लकड़ी का पूछा गया है। यानी कि ग्रेफाइट का आयतन, ये रहे नंबर, आप देख लो किसमें, सब सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप ग्रेफाइट का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में निकालो। और फिर आपसे लकड़ी का आयतन पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, सर हमें लकड़ी के बारे में कुछ नहीं पता, हमें पेंसिल के बारे में पता है। तो हम एक काम करते हैं, पेंसिल का आयतन निकाल लेते हैं, उसमें से ग्रेफाइट का आयतन घटा देते हैं, तो सर हमारे पास में लकड़ी का आयतन भी आ जाएगा। अब सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब हमने कर दिया आपका चैट सेक्शन फिर से बंद। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अच्छा, आप सभी बच्चे सबसे पहले क्या निकालो, सबसे पहले ग्रेफाइट का आयतन निकालो, क्योंकि आपको ग्रेफाइट की त्रिज्या पता है। क्योंकि अगर ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है, तो ग्रेफाइट की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/2 mm। mm का मतलब है मिलीमीटर। फिर हमें इस ग्रेफाइट की ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो बच्चे आप 14 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो मिलीमीटर में, क्योंकि आप जानते हो होता है मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो आप कहोगे सर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में एक ही गैप है, तो 14 सेंटीमीटर को हम 140 मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो पहले आप ग्रेफाइट का आयतन निकालिए, और आपका आंसर मिलीमीटर क्यूब में आएगा, लेकिन पर सारे ऑप्शन सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप जानते हो मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में आने के लिए आप 1000 से भाग कर दोगे। तो सभी बच्चे सबसे पहले ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेंगे, फिर आप पूरी पेंसिल का आयतन निकाल लेना, और ग्रेफाइट को, मतलब पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को घटा देना। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। छह बज करके 21 मिनट हो रहे हैं, और हम आपको 6 बज करके 23 या 24 मिनट तक का टाइम देते हैं, कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, अभी तक 2-3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, सभी का आंसर ठीक है। तो बाकी बच्चे भी क्या कीजिए, इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। बच्चों के समझ में आ रहा है, यानी कि अभी तक जितने बच्चों ने भी पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, सभी का आंसर ठीक है। यानी कि आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से हल करना है। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए, अब जितने भी बच्चों ने अभी तक हल किया है सभी का आंसर ठीक है, लगभग लगभग। तो यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। तो सभी बच्चे इसको हल करेंगे जल्दी से, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या जो बच्चे किसी भी वजह से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर नहीं भेज पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। ठीक है, वेरी गुड। सॉरी, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से भेजिए। क्या बात है।
मतलब सभी बच्चों का आंसर ठीक है चैट सेक्शन में, पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से भेजिए। चलिए एक बार हम फिर से जल्दी से समझा देते हैं। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहेगा तो वो अपना माइक ओपन करके साथ के साथ पूछ सकता है कि सर मुझे एक बार ये स्टेप फिर से बता दीजिए। देखिए हमें ये एक सवाल हल करना है, और अब आप बच्चे देखना यहाँ पर। देखिए आपको क्या दिया गया है। आपको दिया गया है कि एक शीशे की पेंसिल है जो कि एक लकड़ी के बेलन के अभ्यंतर में एक ग्रेफाइट अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बनी एक ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। यानी कि आप देख पा रहे हो जो लकड़ी है वो भी बेलनाकार है, और जो ग्रेफाइट है वो भी बेलनाकार है। ठीक है। और आपको ग्रेफाइट, आपको पेंसिल का व्यास दिया गया है, तो हमें एक बार लाइन लगा देते हैं। जहां पर पेंसिल के बारे में दिया गया है हम पेंसिल के बारे में हल कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है पेंसिल के बारे में, तो यहाँ पर हम किसके बारे में हल कर लेते हैं इसको, पेंसिल के लिए हल कर देते हैं। कि सर इस पेंसिल के लिए हमें दिया गया है कि जो पेंसिल का व्यास है, हमें दिया गया है व्यास कितना, 7 mm। तो सर इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। आपने कहा सर त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, 7/2 mm। फिर सर हमें पेंसिल की लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो हमने कहा सर पेंसिल की लंबाई का मतलब ऊंचाई का मान होता है। सर ऊंचाई का मान है 14 सेंटीमीटर। पर सर अगर हम त्रिज्या को मिलीमीटर में लेंगे तो सर हम ऊंचाई को सेंटीमीटर में नहीं ले पाएंगे। तो सर एक होता है मीटर, एक होता है डेसीमीटर, एक होता है सेंटीमीटर, और एक होता है सर मिलीमीटर। ठीक है। हम देख रहे हैं सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे जाने के लिए एक ही गैप है, हमें 10 से गुणा करना है, तो हमने इसको लिख दिया 140 मिलीमीटर। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि आपने कितना लिख दिया इसको, 140 मिलीमीटर। और जब आप पेंसिल का आयतन निकालोगे तो जो पेंसिल का आयतन होगा बच्चे, हमें लिख दिया है कि पेंसिल का जो आयतन होगा वो एक सिलेंडर के यानी कि बेलन के आयतन के बराबर होगा। यानी कि कितना हो गया वो, पाई r²h। चलिए पाई r²h में सभी के मान भर देते हैं। आपने कहा सर पाई का मान तो कितना हो गया, 22/7। r², सर आर तो हमारे पास में 7/2 है, तो 7/2 गुणा 7/2 r²। सर गुणा h का मान कितना है हमारे पास में, 140 है। जब आप इसको हल करोगे, हल करने के बाद में कितना जाएगा सर, आपने कहा सर 7 से तो ये कट गया हमारे पास में एक 7। ठीक है बच्चे। फिर आपने कहा सर इस 2 से, तो हमने इसको काट दिया, सर 11 आ गया। और सर इस 2 से हमने इसको काट दिया, 70 आ गया। यानी कि सर जब हमने इसको हल किया तो ये हमारे पास में आ गया 11 × 7 × 70। जब आप इसको और आगे हल करोगे तो 7 × 7 = 14, या 7 × 7 = 49, सर 490 × 11। और सर सर ये हमारे एक पास में आ सेकंड। गया। हाँ बच्चे बताइए, बोलिए बोलिए। ये सर ये आवाज कट जा रही है। एक ठीक है बार हम एक बार 70 वाला दोबारा से बताना। बिल्कुल बिल्कुल बता देते हैं बच्चे, इसको हमने हटा ही दिया है, हम समझ गए हैं। देखो पेंसिल का आयतन लिखा हुआ है पाई r²h, यहाँ पर सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो पेंसिल का आयतन है, एक बार फिर से सभी बच्चे सामने देखेंगे कि सर जो पेंसिल का आयतन है वो कितना हो गया है। सर पेंसिल के आयतन की अगर बात करें तो सर ये हो गया पाई r²h। चलो मान भर देते हैं सर इसके अंदर। देखिए हमने कहा सर पाई का मान तो 22/7, पाई का मान तो 22/7 गुणा r²। सर आर का मान कितना, 7/2, तो हमने लिखा सर 7/2 गुणा 7/2, दो बार क्यों, क्योंकि सर r² है। गुणा एच, एच का मान कितना हो गया हमारे पास में, 140, हमने 140 लिख दिया। अब आप देखो 7 एकम 7 से 7 एकम 7 कट गया बच्चे, एक कट काट 7 कट गया। फिर हमने 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 से कट गया 22, 2 एकम 2 11 टाइम पर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है बच्चे यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है शायद। और हमने कहा सर 2 एकम 2, और 2 से कट गए 70 टाइम पर। तो हमारे पास में सर आया कितना, ऊपर एक तो 11 बच रहा है, हमने लिख दिया 11 गुणा, सर एक 7 बच रहा है, गुणा 7 गुणा, सर एक 70 बच रहा है, हमने 70 लिख दिया। अब देखो नीचे यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, नीचे कुछ नहीं बच रहा है। तो जब आप गुणा करोगे 7 की 70 में तो कितना आ गया, 490 गुणा 11, तो 11 0 0, 11 9 99 का 9 कैरी क्या 9, 11 × 4 = 44, 44 और 9 कितना हो गया हमारे पास में, आप कहोगे सर 44 और 9 हो गया हमारे पास में 53। ठीक है बच्चे, यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए बच्चे, सभी को क्लियर है।
चलिए, ये तो हो गया पेंसिल का आयतन। अब निकाल लेते हैं हम ग्रेफाइट का आयतन। ठीक है बच्चे, अब क्या निकाल लेते हैं? ग्रेफाइट का आयतन। अब आप देखो कि अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, सभी बच्चे यहीं पर देखना। देखो ग्रेफाइट का जो हमें व्यास दिया गया है वो दिया गया है 1 mm। ठीक है बच्चे, सब कुछ सेम है, सिर्फ व्यास का मान बदल जाएगा कि ग्रेफाइट का व्यास है सर 1 mm। लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर हम ग्रेफाइट के लिए लिख देते हैं कि जो ग्रेफाइट का व्यास है, काले कलर से सोल्व कर देते हैं। आप लिखा सर जो ग्रेफाइट का व्यास है, ग्रेफाइट का व्यास सर वो 1 mm है। तो सर हम जानते हैं कि तो व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आप लिखा सर 1/2 mm, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यास का आधी होती है त्रिज्या। सर ऊंचाई कितनी है? सर ऊंचाई तो अभी निकाली थी हमने, ये लिखी हुई ऊंचाई कितनी है हमारे पास में? 140 mm। चलिए हम क्या कर लेते हैं, ग्रेफाइट का आयतन निकाल देते हैं। ग्रेफाइट का आयतन कितना होगा? आप कहोगे सर पाई r²h होगा। सर 22/7 गुणा r² कितना हो गया? 1/2 गुणा 1/2 गुणा सर h का मान है 140। देखो 7 से तो कट गया 70 टाइम पर, सॉरी 20 टाइम पर, क्योंकि 20 7 140 होते हैं। फिर आपने कहा सर 2 से कट गया ये 10 टाइम पर, और सर 2 से कट गया ये 11 टाइम पर। तो सर जो हमारे पास में आयतन आ गया वो आ गया 110 मिलीमीटर क्यूब। कितना आ गया है? मिलीमीटर क्यूब। यहाँ पर भी कितना आ गया है? मिलीमीटर क्यूब। तो अब आप देखो कि जब हम मिलीमीटर क्यूब से, यानी कि हमारे पास में ग्रेफाइट का आयतन कितना आ गया? 110 मिलीमीटर क्यूब। बच्चे एक हमारे पास में क्या होता है? मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। जब हम मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में आते हैं तो हम 1000 से भाग कर देते हैं। आप इसको 1000 से भाग कर दो। जब आप इसको 1000 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा ये? चलिए सभी बच्चे टाइप करके भेजिए 1000 से भाग करके इसको। हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब आप इनको 1000 से भाग करोगे दोनों को, देखिए भाग कर लेते हैं। हम देखो ये जानते हैं कि अगर हमारे पास में कहीं लिखा है 12/100, तो हम क्या करेंगे सर? ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिख देंगे। सर नीचे 2 जीरो है तो सीधे हाथ से 2 प्लेस, एक 2 प्लेस के बाद में डेसिमल लगाएंगे। सर कहीं लिखा है अगर 2 3 4/100, तो क्या करेंगे सर? ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिख देंगे। सर नीचे कितना है? सर नीचे हमारे पास में, इसको लिखा 2 3 4, नीचे 100 है तो हमने कहा सर 2 प्लेस के बाद में डेसिमल लगा देंगे। तो इसी तरीके से जब हम इसको 1000 से भाग करेंगे तो आपने कहा सर ऊपर वाली संख्या को ऐसे ही लिख देंगे। सर नीचे 3 जीरो है तो 3 प्लेस, 1 2 3, 3 प्लेस के बाद में डेसिमल लगा देंगे। सर ये आ गया हमारे पास में 0.11 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चे, और आप देखिए कि ये पेंसिल के आयतन में से जब आप ग्रेफाइट का आयतन घटा दोगे, ये पेंसिल का आयतन था, आपने से इसमें ग्रेफाइट का आयतन घटा दिया तो कितना बचा आपके पास में? 5280। और जब इसको आप 1000 से भाग कर दोगे तो सर 3 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए सभी को समझ में आ गया? भाई आपने पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटाना भी तो है बच्चे। ठीक है, चलिए ये अब आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से समझा देंगे इस सवाल को। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि आपको प्रश्नावली 11.1, जो कि पेज नंबर 149 पर है, तीनों सवाल करने हैं। और प्रश्नावली 11.2, जो कि पेज नंबर 150 पर है, आपको तीनों सवाल करने हैं। ठीक है बच्चे, अगर किसी बच्चे के पास में वर्कबुक नहीं है, अगर किसी बच्चे के पास में वर्कबुक नहीं है तो आप बच्चे जल्दी से बताइए, हम स्क्रीन